नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में आज का प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो ये हिंदी के जो प्रश्न हैं, आप चाहे छोटे लेवल की हिंदी की परीक्षा दे रहे होंगे या बड़े लेवल की परीक्षा दे रहे होंगे, ये जो सामान्य प्रश्न हैं हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप जिस भी तरह के विद्यार्थी हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पे हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल नाम दिया था, सिद्ध सामंत काल नाम। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? बीज वपन काल नाम दिया था। और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। यहाँ पे एक गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। तो नाथपंथी जो थे उनकी साधना पद्धति हठ योग थी। तो हठ योग साधना गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। फिर है हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, दार्शनिक ग्रंथ है, लोकोपदेश परक ग्रंथ है, सौंदर्य परक ग्रंथ है या व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं? हेम शब्द अनुशासन। शब्दों का अनुशासन कहाँ होगा? जहाँ व्याकरण की बात होगी, तो ये व्याकरण ग्रंथ होगा। शब्दों को अगर हम पकड़ लेंगे तो प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर है पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पाहुण दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का कथन है। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के। और इन्होंने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगला प्रश्न है देसी लबैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। तो ये हैं विद्यापति। देसी लबैना सब जन मिठा, तो ये अवहट्ट भाषा के बारे में कह रहे हैं विद्यापति। सारंगधर पद्धति किस विधा का नाम है? तो सारंगधर पद्धति यह एक सुभाषित ग्रंथ है और इसके रचनाकार संग्रहकर्ता सारंगधर ही हैं। फिर है मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है। बीसल देव रासो, यह इसकी नायिका राजमती है। बीसल देव रासो जो है इसमें कुल 4 खंड हैं और इसकी नायिका राजमती है। फिर अगला प्रश्न है रणमल छंद काव्य के रचनाकार कौन है? रणमल छंद जो है वो श्रीधर की रचना है। कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? रहस्यात्मक जो यहाँ पे विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद पूछ रहे हैं, तो उसमें किसका कारण है? वेदांत का, सूफी सत्संग का, अन्योक्ति का या ज्ञान मार्गी चिंतन का। तो रहस्य कहाँ पाया जाता है? रहस्यवाद वो सूफी सत्संग का प्रभाव है। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? तो ये थे सुंदरदास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देवसा में हुआ था। 1653 ईस्वी में हुआ था। और ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अगुन सगुन नहीं कछु भेदा, ये किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है पूछ रहे हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। साहित्य को सुर सर सम सबका हितकारी घोषित किसने किया था? ये गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। फिर है बरवय रामायण के नामकरण का आधार क्या है? बरवय, इसमें बरवय छंद है, इसके नामकरण का आधार पूछ रहे हैं। तो ये बरवय छंद इस बरवय रामायण का आधार जो है
बरवे छंद है। क्योंकि बरवे छंद में लिखा गया इसलिए इसका नाम बरवे रामायण पड़ा। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका एक प्रमुख कथन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखता हो। फिर अगला प्रश्न है, रामलला नहचू रचना की शैली क्या है? यह रामलला नहचू में अवधी लोकगीत है। इसकी शैली जो है ये अवधी लोकगीतों पर है। फिर अगला प्रश्न है, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है। तो ये है भ्रमर गीत। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? ये है नंददास का शब्द प्रयोग। नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनके नंददास के गुरु कौन थे? विट्ठल नाथ थे। फिर अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। मीराबाई की उपासना पद्धति जो थी वो माधुर्य भाव की थी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की राजस्थान में। कुड़की। भूषण भिन्न विराजे कविता बनता मित उक्त केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो यहाँ पे भूषण भिन्न विराजे, भूषण मतलब अलंकार प्रियता के। फिर अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। तो ये सेनापति हैं। रीतकालीन कवि हैं सेनापति और ऋतु वर्णन करने में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका प्रिय अलंकार जो है वो श्लेष अलंकार है। और इनकी रचनाओं में काव्य, कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं? वो चिंतामणि को मानते हैं। जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र ये केशवदास को मानते हैं। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। तो ये भाषा भूषण की रचना है जो लक्षण ग्रंथ है। फिर है, अली कली हूँ सो बधेहूँ आगे कौन हवाल उक्त में कवि बिहारी कौन सा रूप प्रकट करते हैं? तो उद्बोधक का रूप वो प्रकट करते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? तो जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में उन्होंने जगत विनोद ग्रंथ लिखा था। और इनकी रचनाओं में पद्माभरण, राम रसायन, हिम्मत बहादुर बिरदावली। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्त विधारणी कल्पना की। ये है भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। तो ये है ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। इन तीनों गुणों के कारण उन्होंने भावमूर्त विधायनी कल्पना की प्रशंसा की है। यहाँ पे कट गया है, प्रशंसा लिखा है, प्रशंसा क्यों की है? तो भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भावों के कारण और इन तीनों गुणों के कारण। तो ये तीनों गुण में विद्यमान है। फिर अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावन सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो सावन सिंह जो थे, महाराज सावन सिंह, इनकी रचना है, इनका नाम था नागरी दास। भारतेंद्र के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र लिखकर, भारतेंद्र मंडल का गठन करके, इनमें से सभी माध्यमों साधनों के माध्यम से।
तो भारतेंद्र जो है रचनाएं भी लिखते थे, समाचार पत्रों का संपादन भी उन्होंने किया, भारतेंद्र मंडल का गठन भी उन्होंने किया था। इन्होंने काव्य भी लिखे, नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे। तो और समाचार पत्रों में उन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्रिका, बालाबोधिनी, इन सब का संपादन किया, भारतेंद्र मंडल का गठन किया। तो ये तीनों गुण पाए जाते हैं। फिर है, हिंदी को आर्यभाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती। फिर है, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है? परिमार्जित किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के परिमार्जन का काम किया था। और सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ था? 1900 में हुआ था। लेकिन द्विवेदी जी कब से इसको संपादित किए थे? 1903 से 1920 तक। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। तो ये सभी है। इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? इसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुति है, इसमें मनुष्यता को हारते हुए दिखाया गया है, इसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। तो उसमें भारत विभाजन की वेदना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इनका झूठा सच उपन्यास 2 भागों में आता है, एक 1958 में और दूसरा 1960 में। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? साम्यवादी का मतलब हो गया प्रगतिवादी, इसमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो ये बालमुकुंद गुप्त है। हरिऔध कृत महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ है। तो ये है प्रिय प्रवास। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।